हम लोग को सबसे पहले तो पढ़ना है नंबर, पहले बता देते हैं क्या क्या इसमें जानना है। तो इसमें सबसे पहले तो चार्ज है। तो चार्ज का डिफिनेशन ये सब तुम जानती हो, टाइप्स जानती हो, पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप का होता है। और इसमें इसके बाद डायमेंशन क्या हो जाएगा यूनिट का, चार्ज का डायमेंशन एक ठो जान लो। चार्ज बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से अगर हम लोग चार्ज निकाल लेंगे तो ए हो जाएगा I/T, मतलब कि एम्पियर और टाइम, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। और यूनिट तो कूलम जानती हो। उसके बाद पॉइंट चार्ज है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में इसका टोटल पाँच ठो प्रॉपर्टी है, पाँच छः प्रॉपर्टी है, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें बता दे रहे हैं। सबसे पहले चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तुम अपना ये अनम्यूट कर लो, क्योंकि अभी और शायद कोई स्टूडेंट है नहीं, सब निकल चुका है। स्नेहा, नहीं अभी नहीं होगा इको, क्योंकि और कोई स्टूडेंट है ही नहीं, सब निकल चुका है। तो इसमें सबसे पहले देख लो, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा चार्ज का, ये ट्रांसफरेबल है, मतलब चार्ज को हम लोग एक जगह से दूसरा जगह, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, वो क्या है, कांस्टेंट है। बस इन दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद थर्ड है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अगर चार्ज है तो वहाँ पर मास होगा, चार्ज है तो यहाँ पर मास होगा ही होगा। पर मास है तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर चार्ज भी हो, क्योंकि मास तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बॉडी लेंगे तो वो न्यूट्रल हो सकता है। और चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज है, कुल मिलाकर के वो न्यूट्रल है। उसके बाद चौथा जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि चार्ज को न तो बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है ना, चार्ज कंजर्व्ड। उसके बाद पाँचवा है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब कि इसका जो वैल्यू होता है वो वेलोसिटी के साथ डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं कि वेलोसिटी अगर हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो चार्ज है उसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। यह है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। कहने का मतलब कि चार्ज जो है हमारा वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, हालांकि मास जो है मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, E बराबर mc² एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर c² का वैल्यू निकालोगी तो वो आ जाएगा E/m, या c बराबर आ जाएगा E/m का अंडर रूट। तो यहाँ पर तो हालांकि c जो है हमारा वो चार्ज स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी में यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, वेलोसिटी तो यहाँ पर है नहीं, ये तो हमारा स्पीड लाइट का स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो मास होता है ना वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, हालांकि यहाँ पर इस रिलेशन से नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो ये वेलोसिटी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो मास उसका ज़्यादा होता है, लेकिन चार्ज में इस टाइप का कोई रिलेशन नहीं है। अगर वेलोसिटी के घटने बढ़ने से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई बॉडी मान लो है, बॉडी पर हम लोग ऊपर से ला करके 10 कूलम चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज रख दिए, तो ये जो चार्ज है बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ना अदर बॉडी के अंदर जाएगा भी तो इन दोनों के बीच चूँकि ये सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो ये चार्ज चला जाएगा सरफेस पर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर होता है। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कहने का मतलब कि चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग हाफ चार्ज या 1/4 चार्ज ये सारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा होल नंबर में होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कंपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो हमारा जो चार्ज होता है वो तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और यहाँ पर बता दे रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास।
तो हमारा चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, जबकि मास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद चार्ज जो होता है वो हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। लेकिन हमारा जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर रिलेशन होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट इनिशियल मास डिवाइडेड बाई 1 - v² / c²। ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पर देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये जो डिफरेंस है ये घट जाएगा। और जब ये पूरा वैल्यू घटेगा तो ऊपर इनिशियल मास है बॉडी का, अगर पूरा वो ये नीचे वाला वैल्यू घट रहा है तो ओवरऑल जो एम का वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएं तो मास जो है हमारा वो इंक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन है एम में m0/√1 - v²/c²। उसके बाद हम लोग जानते हैं चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइल्ड। चार्ज इज क्वांटाइल्ड। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं है, मास का कुछ भी वेट हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिस्क्रीट वैल्यू ही लेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ये जो होता है चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मास है, मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला होता है E = mc²। कोई मास है तो उसको हम लोग चाहें तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फोर्स जो होता है चार्ज के बीच में वो किस टाइप का होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। दो टाइप का हो सकता है ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन बॉडी के बीच कैसा होता है, अगर सिर्फ मास है तो उसके बीच क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो इसमें कुछ नोट करने की ज़रूरत तो नहीं है, पॉइंट नोट करना है। उसके बाद है मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज कितने टाइप से किया जा सकता है, चार्ज करने का तरीका हो जाएगा पहला बाई फ्रिक्शन। दो बॉडी को अब अगर हम लोग आपस में लग रहेंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चला जाएगा। और दूसरा होता है इंडक्शन। अगर यहाँ पर मान लो एक बॉडी है, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, अब तुम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के चले आओ तो क्या होगा, इधर माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया दूसरा इंडक्शन मेथड। और तीसरा हो जाएगा कंडक्शन मेथड। अगर एक बॉडी पर चार्ज है और दूसरा बॉडी पर चार्ज नहीं है, एक वायर से जोड़ दो तो ये आधा चार्ज चलाएगा दूसरा बॉडी पर। तो ये 3 मेथड हो गया चार्जिंग का। उसके बाद हम लोग का एक तो इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानती हो, इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज होता है, बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग किस लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है सिर्फ ये पता करने के लिए कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है। इसमें होता क्या है, एक बोतल टाइप का शेप होता है और इसके अंदर हम लोग गोल्ड का लीफ लगा देते हैं, 2 लीफ इस तरह से लगा होता है। अब ये लीफ हम लोग को ये नहीं बताएगा कि हमारा जो बॉडी है उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, लेकिन ये बता देगा कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज नीचे चला आएगा और जब ये चार्ज नीचे आएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों जो लीव्स हैं वो फैल जाएंगे, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि बॉडी पर चार्ज है। उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज होगा तो भी, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप जो है हम लोग को ये तो बता देता है कि चार्ज है कि नहीं है, लेकिन किस टाइप का चार्ज है ये नहीं बताता है। उसके बाद आ गया कूलम्ब्स लॉ। ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया चार्ज के बारे में। अब यहाँ से तुम्हारा मेन टॉपिक शुरू होता है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या बताया है, कूलम्ब्स लॉ बताया है कि अगर यहाँ पर 2 चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगता है और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² के। ठीक है, मतलब फोर्स जो हमारा होगा वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और
डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने में। ऐसे तो हम लोग फोर्स बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में इक्वल ही साइड देना चाहिए क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए जो है हम लोग दे चुके हैं और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। तो देखो फोर्स का तो हम लोग ए वैल्यू लिख रहे हैं, सिंपल। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या 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 ठीक है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम सिर्फ एक कैप दे रहे हैं, कैप मतलब कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है, यह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो आर कैप को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। एक्चुअल जो हमारा आर होता है वेक्टर आर, ये मल्टीप्लिकेशन होता है मैग्नीट्यूड आर का और साथ में डायरेक्शन का। ये मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मिला करके हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ से अगर आर कैप को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो आर कैप इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वेक्टर आर बटा मॉड आर। और अब फार्मूला कितना बन जाएगा, ये तुम्हारा अब बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और आर कैप का वैल्यू रख दो यहाँ पर, वेक्टर आर बटा कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बटा मॉड आर। तो ये आर क्यू में कन्वर्ट हो जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म में। हालांकि एग्जाम वाला आएगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा। उसमें क्या करना होता है, और डिस्टेंस को R12 ऐसा रख करके दिखाना पड़ता है ना। इसको थोड़ा एग्जाम में कैसे लिखना है उसको थोड़ा समझ लो, ये नोट कर सकती हो, करना है। एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा तो वो तो लिखेंगे, साथ में एक वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा इसको इस टाइप से करना, जैसे मान लो यहाँ पर पहला चार्ज है Q1, इसका जो वेक्टर है वो R1 वेक्टर हो जाएगा। और ये जो चार्ज है वो मान लो Q2 और ये R2 वेक्टर। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स Q1 पर लगेगा, ठीक है, इसको F12 से डिनोट करेंगे। F12 का मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, किसको पहले वाला पढ़ना है, फोर्स ऑन 1 या फिर फोर्स ऑन 2, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे F21, मतलब 2 पर पहले वाला की वजह से फोर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग F12 लिखेंगे, ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर 1 पर फोर्स हम लोग को दिखाना है तो F12 करेंगे। और F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और उसी तरह से अगर F21 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग फोर्स 1-2, अगर 1 पर हम लोग को फोर्स देखना है 2 की वजह से, तो लिखेंगे 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा, अब एक यहाँ पर देखो ये R12 हो जाएगा वेक्टर, यहाँ पर R2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, R1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब R12 वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर R12 ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स। तो R12 निकालने का तरीका है, अगर यहाँ पर कोई भी वेक्टर 3 ठो दिया हुआ है इस तरह से, तो ये तीनों का जो सम होता है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये तीनों का सम मिलाकर के 0 होता है, A + B + C = 0। लेकिन यहाँ पर देखो
ए तो यहाँ से इसका डायरेक्शन ठीक है, एक यहाँ पर डायरेक्शन देखो, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, तीनों का तीनों एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर देखो ए तो एंटी क्लॉकवाइज है, ए एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन R1 एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा R2 प्लस R12, और साथ में प्लस नहीं होगा, ये माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है नीचे की ओर करेंगे तब जाकर के तीनों का सम 0 होगा। तो यहाँ पर -R1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग को R12 निकालना है, वेक्टर R12, तो ये कितना हो जाएगा, -R2 माइनस R1, और नहीं कितना आ जाएगा, R2 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। मतलब R12 को हम लोग वेक्टर R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। और अगर यहाँ मॉडुलस लेना है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है, तो ये हो जाएगा मॉड R1 माइनस मॉड R2। ठीक है, ये लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर R12 तुम लिख लेती हो तब हमारा जो फोर्स का फार्मूला है वो बन जाएगा नीचे में मॉड R12 का होल स्क्वायर, और ऊपर में हम लोग को जो आया था वो वेक्टर फॉर्म में आया था R12 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर होल क्यों करना होगा, जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जब यहाँ पर वेक्टर का साइन देते हैं तो नीचे R12 क्यू हो जाता है। समझी थी ना क्यों, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा देख लो इसको, हम बताए थे ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पर आर कैप देंगे, लेकिन एक ठो रिलेशन आ गया, मॉड आर इज इक्वल टू वेक्टर आर, सॉरी वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड आर इंटू आर कैप। यहाँ से हम लोग को मिल गया आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर बटा मॉड आर। तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस किए थे, और तब हम लोग का फाइनल जो फार्मूला बन गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर क्यू बन गया था, और ये यहाँ पर एक वेक्टर का साइन दिए थे। मतलब कि अगर आर कैप, यहाँ पर कैप देना है, यूनिट वेक्टर देना है, तब तो आर स्क्वायर लिखेंगे, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर स्क्वायर का मतलब R12 का स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर हम लोग वेक्टर का साइन दे रहे हैं तब नीचे फिर आर क्यू लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग वेक्टर का साइन दिए तो नीचे R12 का क्यू लिखना होगा। और एग्जाम में ए प्रोसेस करना होगा, ए वाला प्रोसेस नहीं करना होगा, ए वाला प्रोसेस सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। तो इसको अब थोड़ा सा और दूसरा फॉर्म में कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा, अब मॉड R12 हम लोग पढ़े हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और साथ में यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखना होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये तुम नोट कर सकती हो, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स। तो इसमें तो तुम जानती हो बहुत सारा फोर्स है, तो सिंपल सबका एडिशन कर देना है। अगर बहुत सारा चार्ज है, मान लो Q1 Q2 Q3, तो टोटल नेट फोर्स जो होगा वो सबका सम के बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और अगर यहाँ पर दो फोर्स दे दे, एक फोर्स मान लो यहाँ पर F1 है, यहाँ पर एक दूसरा फोर्स दे दे F2, और इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बोले, तो ये तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स F हो जाएगा। अगर मान लो F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा है, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा ना, 2F1 F2 कॉस थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एंगल पूछ दे कि जो हमारा F है F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पर अल्फ़ा निकालने के लिए पूछ देता है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखो ये F2 जो है हमारा ना, इसके पैरेलल है,
ए वाला जो है F2 के पैरेलल है। तो अगर ए एंगल थीटा बना रहा है तो ए एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। और इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट है ये तो हमारा F2 है, इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो F2 cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा F2 sin थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग को tan अल्फ़ा निकालना रहे, tan अल्फ़ा मतलब कि एंगल रिजल्टेंट फोर्स और F1 के बीच का एंगल, तो यहाँ पर P/B कर सकते हैं, मतलब कि F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए टोटल डिस्टेंस यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो F1 डिस्टेंस है और प्लस F2 cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं F1/F2 cos थीटा करके। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि जैसे कोई यहाँ पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, जैसे तुम मैग्नेट समझ लो, मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेट के आसपास में अगर कुछ हम आयरन वगैरह रखते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसी तरह चार्ज के आसपास में भी एक फ्री फील्ड होता है, ये अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो अपने तरफ उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब कि अगर तुम्हारा फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें Q से डिवाइड करने से आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R स्क्वायर। अब Q1 या फिर Q2 वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो थोड़ा देख लो। अगर हमारा बॉडी है, चार्ज है Q1, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, तो जब हम लोग फोर्स ले रहे थे तो फोर्स ले रहे थे दोनों चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 दोनों लिख रहे थे। लेकिन फील्ड क्या होगा, ये एक चार्ज का अपना कुछ फील्ड होगा। जैसे मान लो यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करेगा। देखो एक क्या, पहला चार्ज क्या करेगा, पहले एक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर एक फील्ड क्रिएट हुआ, तो ये फील्ड चार्ज 1 की वजह से है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फार्मूला लिखेंगे Q1/R² ही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दूसरा चार्ज इंटर किया तो यहाँ पर Q2 लिख दो, तो फिर ये फोर्स बन जाएगा दो चीज़ के बीच का, ठीक है। मतलब Q1 ये चार्ज वही, मतलब वही चार्ज रखना है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर Q1 की वजह से फील्ड कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। तो अभी तक 3 फार्मूला हो गया, अभी तक टोटल 3 फार्मूला हो गया। एक तो फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², दूसरा जो बना वो था हम लोग का फोर्स बराबर Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का E बराबर 1/4πε0 Q बटा R²। अगर Q चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q बटा R² होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पढ़ चुकी हो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मान लो चार्ज Q1 है, एक Q2 है, तो अच्छा चार्ज कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से ना, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर टर्मिनेट होता है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर टर्मिनेट कर जाता है। अगर कोई हमसे पूछे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग इस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो टेंजेंट होता है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट हम लोग को ये याद रखना है कि किसी एक पॉइंट पर फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, दूसरा निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, और इसको अगर हम लोग इंटरसेक्ट करवा देते हैं, तो यहाँ पर देखो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे इस डायरेक्शन में। तो इससे तो ये पता चलता है कि यहाँ पर फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया एक ही पॉइंट पर, और एक पॉइंट पर फील्ड का दो डायरेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। उसके अलावा डायरेक्शन में बता दी, टेंजेंट होता है अगर कहीं पर यूनिफॉर्म फील्ड लाइन के बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
कहीं पर लाइन अगर इस टाइप से है, कहीं पर पतला और कहीं पर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। मतलब अगर सीरियली लाइन वाइज करो तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर इंड होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर कहीं पर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इसका मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। रुक जाओ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल पर इंड होगा। दूसरा, अगर कहीं पर डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो डेंस तुमको बताएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर सरफेस इस टाइप से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चौथा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो हमारा टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। पाँचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर दो दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। छठा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक ऐसे लाइन से शो ऑफ करते हैं जहाँ पर दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। सातवां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं कि प्लस से निकलेगा माइनस में और फिर माइनस से निकल कर प्लस में, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ प्लस से निकलता है, माइनस में इंटर करता है। वहीं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं तो एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है और फिर अंदर यहाँ पर एक क्लोज लूप बना लेता है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। और इसमें लिख सकती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है फ्लो करता है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये 8 हो गया। 9 में लिख सकती हो, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10वां भी कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर नहीं है तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ड्रॉ हम लोग नहीं करेंगे। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पर अगर ड्रॉ किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0। तो ये 10 प्रॉपर्टी है, इसमें से 5-6 तो तुमको मिल ही जाएगा किसी भी बुक में, तो बुक में से तुम नोट आउट कर लोगी, वहाँ से पढ़ लोगी। उसके बाद एक और पॉइंट बन जाता है, हालांकि ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर कंपटीशन के लिए ये ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो वो उस पर कितना फोर्स। देखो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर एक तो चार्ज हम लोग क्यू रख देते हैं, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। या फिर मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रख दिए हैं, फोर्स कितना लगेगा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सारा हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर टी टाइम दिया हुआ है तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है करेगा ये, ठीक है। टी अगर गिवन है तो एस कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इंटू ई, ठीक है। और फोर्स बराबर एक और फार्मूला जानते हैं, एम ए। तो एम ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू ई। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का, ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम के बराबर। अब अगर इस पार्टिकल का कोई वेलोसिटी पूछे तो हम लोग लिख सकते हैं यू प्लस ए टी। और अगर इनिशियली इलेक्ट्रॉन को सिर्फ रखा गया है, मतलब रेस्ट में है, तो यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब ए टी का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी। ये हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो फिर यहाँ पर एस बराबर यू टी, यू तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पर क्यू ई बाई एम और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग चाहे तो मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी करके। मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई इंटू टी, भी तो तुमको पता ही है।
मोमेंटम भी निकाल सकते हैं एम इंटू भी। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बन जाएगा क्यू इंटू ई इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो जाएगा, हाँ एम कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक रहेगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बटा एम इंटू टी। ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये हम लोग का ख़त्म हो गया। पोटेंशियल में इंटर कर, पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नहीं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल तो आगे का है। और पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। लेकिन ये प्रूफ करना रहता है कि ये आता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर। देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल वर्क डन होता है। मतलब कि अगर इन्फिनाइट से मान लो यहाँ पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, अब इन्फिनाइट से किसी चार्ज Q2 को उठा करके अगर R डिस्टेंस तक लाओ तो R डिस्टेंस तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये टोटल वर्क डन कितना होता है, ये वर्क डन होता है Q1 Q2 K इंटू के बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ये वर्क डन होता है। और अगर तुम Q2 की जगह पर यूनिट चार्ज को, ये तो Q2 चार्ज को हम लोग उठा करके ला रहे हैं, अगर यूनिट चार्ज को उठा करके लाओ यहाँ पर तो उस समय जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल हो जाता है। तब फार्मूला बन जाएगा K इंटू Q1 बटा आर, क्योंकि Q2 का वैल्यू 1 हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको समझना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो टोटल पूरी तरह से वर्क डन के बराबर हो गया। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी, ये बन जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाई Q2, मतलब यूनिट चार्ज Q2 से डिवाइड कर दिए मतलब वो 1 हो गया। मतलब कि दोनों के अगर डिफिनेशन में डिफरेंस देखोगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यूनिट लगा देना है। और किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से पकड़ करके किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया? बस एक में हम लोग Q2 चार्ज को, किसी भी चार्ज को उठा करके ला रहे हैं, और एक में पोटेंशियल में हम लोग यूनिट चार्ज को उठा करके ला रहे हैं। ये बस दोनों में डिफरेंस है। अब इसका एग्ज़ाम में थोड़ा सा डेरिवेशन करने के लिए आएगा। अगर तुम पोटेंशियल लिख रही हो तो भी और पोटेंशियल एनर्जी लिख रही हो तो भी एक डेरिवेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और दोनों का डेरिवेशन सेम है, बस एक में Q2 लेकर के चलना है और एक में Q2 की जगह पर 1 लेकर के चलना है। अगर पोटेंशियल पूछे तो Q2 की जगह 1 पे कर लेना, और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो Q2 को Q2 ले लेना। तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला करवा रहे हैं। यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है U ए निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग को सबसे पहले वर्क डन तो निकालना ही है। वर्क डन निकालने के बाद हम लोग कर लेंगे निगेटिव पॉजिटिव, वो एक माइनस साइन दे देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो DW निकालने के लिए अब पूरा वर्क डन निकाल नहीं सकते। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को D से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो Q2 को यहाँ से पकड़ करके इस पॉइंट तक लाना है। तो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वैरी करेगा क्योंकि डिस्टेंस वैरी कर रहा है। ठीक है, फोर्स का फार्मूला तो होता है, और फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ R स्क्वायर होता है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फोर्स का वैल्यू जो है वो वैरी करता रहेगा, तो एक कांस्टेंट है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, DW छोटा सा वर्क डन निकालना होगा। इसके लिए हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ये R2 डिस्टेंस है, ये मान लो R1, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से ये R1 हो गया और यहाँ से ये मान लो ये R2 है। अब हम लोग R2 से उठा करके ला रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है वो इन्फिनिटी से लेकर के R1 तक है, किसी डिस्टेंस तक।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 से R1 तक का वर्क डन निकाल ले रहे हैं और फिर R2 की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी से किसी निश्चित पॉइंट R1 तक। तो अभी देखो R2 से उठा करके लाना है हम लोग को R1 तक, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस करके लाना है। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं और इसका नाम D की जगह पर S ज़्यादा अच्छा होगा। और जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसका नाम हम लोग DS दे देंगे। ये DS हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में फोर्स हमारा वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं तो लगभग लगभग R तो इक्वल ही है, थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा और इनटू ए DS हो जाएगा, एफ डॉट DS। अब यहाँ से अगर वर्क डन निकालेंगे तो वही हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ DS। अब फोर्स का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, के इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू DS। ठीक है, अब यहाँ पर देखो R हमारा वेरिएबल है तो DS लेना भी ठीक नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर DR ले लेंगे, वो सबसे बेस्ट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, क्योंकि R हमारा डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो इसको हम DR बना लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हम लोग को देगा के Q1 Q2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ R के पावर -2 DR इक्वल टू के Q1 Q2। और इसको कहाँ से कहाँ तक हम लोग को करना है, ये करना है R2 से लेकर के R1 तक, R2 से R1 तक हो जाएगा। ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा R के पावर -2 + 1, ठीक है, -1 आ जाएगा ना, और यहाँ पर भी एक माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। R के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो R के पावर -1, और ये कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक। अब इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा के Q1 Q2 माइनस ऑफ 1/R इज इक्वल टू के Q1 Q2, कितना हो जाएगा ये, 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्क डन आया, ये आया है R2 से लेके R1 तक। अब अगर R2 बराबर हम लोग इन्फिनिटी रख दें तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 1/∞ माइनस 1/R1 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। अब देखो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, जो हमारा वर्क डन होता है या फिर हमारा जो एनर्जी होता है और निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2 बटा R1, या इसी को लिख लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ गया। अब जब पोटेंशियल निकालोगी तो वहीं पर Q2 को तुमको 1 लेकर के चलना है, बाकी सारा कुछ यही प्रोसेस रहेगा, इसको नोट कर लो।